हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। खनिज आधारित उद्योग, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। खनिज आधारित उद्योग कहते हैं वो उद्योग जिनमें जो है खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी जनरली सी बात, जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में लोहा एवं इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है, और कहते हैं इंजीनियरिंग, सीमेंट, जो रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग भी खनिज आधारित उद्योगों के उदाहरण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि इंजीनियरिंग, सीमेंट, रासायनिक और उर्वरक उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे लोह एवं इस्पात उद्योग की, जो लोह और उद्योग इस्पात उद्योग है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है लोह एवं इस्पात उद्योग, देखिए यह एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इस उत्पादक बहुत से उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर एक उद्योग में जो है लोह एवं इस्पात उद्योग का उपयोग किया जाता है। कहते हैं भारत में यद्यपि लोह इस्पात उद्योग की औद्योगिक क्रियाएं बहुत पुराने समय से चली आ रही है, किंतु आधुनिक लोह इस्पात उद्योग की शुरुआत अगर हम करें, शुरुआती दौर देखिए तो 1817 में बंगाल के जो है कोल्टिस नामक स्थान पर बंगाल के लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ था इसका, 1817 में जो है बंगाल के जो है कुल्टी नामक स्थान पे जो है लोह इस्पात कारखानों की स्थापना किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत कि लोह एवं इस्पात उद्योग का जो है कब शुरुआत हुई और कहाँ पर हुई। कहते हैं टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना जो है जमशेदपुर में 1907 में हुई थी। अब देखिए टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ हुआ, जमशेदपुर में, और जो है आरंभिक दौर कब थी, 1907 में। और इसके पश्चात भारतीय लोह इस्पात उद्योग की स्थापना जो है 1919 में जो है बर्नरपुर में हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है, और इन तीनों संयंत्रों की स्थापना निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही हुई। देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे की स्थापना जो हुई निजी क्षेत्र के अंतर्गत हुई। कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम लोह एवं इस्पात का संयंत्र, जिसे अब जो है शिव शरैया लोह एवं इस्पात कंपनी के नाम से जाना जाता है, कि स्थापना जो है भद्रवती में सन जो है 1923 में ईस्वी में हुआ। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये भी रह जाता है कि सारे प्राइवेट सेक्टर थे, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र का जो निर्माण हुआ पहली बार, वो था विश्व शरैया लोह एवं इस्पात कंपनी, जिसको जो है स्थापना किया गया 1923 में भद्रवती में। तो ये भी यूपीएससी अंतर्गत एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़रूरी भी रहता है। स्वतंत्रता के पश्चात लोह एवं इस्पात उद्योग में तीव्रता से प्रगति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के जो पश्चात लोह इस्पात उद्योग की तीव्रता से प्रगति हुई। जो कहते हैं सभी वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई, और 3 नए एकीकृत संयंत्र की स्थापना क्रमशः जो है राउरकेली उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सन जो 1964 में की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी बोकारो में देखा जाए तो इस्पात संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में हुआ, और कब हुआ, 1964 में की गई। बोकारो तथा भिलाई स्थित जो संयंत्रों की स्थापना जो है भूतपूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण था। और इसी प्रकार दुर्गापुर लोह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से तथा राउरकेला और संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित भी किए गए। और इसके पश्चात विशाखापट्टनम और सलेम संयंत्र की स्थापना भी हुई। कहते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सीमित मात्रा में कच्चे लोह तथा इस्पात का निर्माण भी किया गया था, और सन 1950 से 51 में भारत के इस्पात उत्पादन केवल 10 लाख टन था, जो 1998 से 99 में बढ़कर कहते हैं 238 लाख टन हो गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बढ़ोतरी को देखना पड़ा। कहाँ पर 10 लाख टन ही थी, जो कि 1950-51 के दौरान था, और 1998 और 99 के दौरान जो है 238 लाख टन होना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया जा रहा है। भारत के प्रमुख लोह तथा इस्पात संयंत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में अव्यवस्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत पर मुख्य लोहे तथा इस्पात संयंत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में अव्यवस्थित है। इसके अलावा भारत में जो है 200 जो है लघु इस्पात संयंत्र है, जिसकी क्षमता जो है 62 लाख टन प्रति वर्ष है। देखिए कितनी क्षमता दर्शाई गई है, जो 200 लघु इस्पात संयंत्र है जिनकी क्षमता 62 लाख टन प्रति वर्ष है। लघु इस्पात संयंत्रों की जो है इस्पात बनाने के लिए स्क्रॉप या स्पॉन्ज लोहे का प्रयोग भी किया जाता है, और ये सारी छोटी इकाई देश में लोह तथा इस्पात उद्योग को जो है महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर देखिए यहाँ पर तो लोहा तथा इस्पात उद्योग के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार अथवा उसके आसपास इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि इसी क्षेत्र में लोह अयस्क और कोयला, मैग्नीज, चूने का पत्थर और जो है डेलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज के विलुप्त लक्षण मिलते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि छोटा नागपुर में ही इनका स्थापना क्यों हुआ, क्योंकि सारे जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, सारे इन्हीं क्षेत्रों में ही मिलते हैं। इसलिए छोटा नागपुर जो है एक आदर्श उद्योग क्षेत्र है, इसलिए सारे उद्योगों का जो है वहीं पे जो है शुभारंभ की गई है। लोह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल, शक्ति और स्वायत्त की अव्यवस्थित की जानकारी हमें कुछ सारणी से मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सारणी को और अध्ययन करते हैं कि इसमें किस बात की तरफ जो है इशारा किया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत लोह इस्पात संयंत्र एवं उनके कच्चे माल के स्रोत। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा है संयंत्रों के नाम की उसका नाम कंपनी का क्या है, ये किस स्थिति में है और उसका स्वामित्व कैसी है। उसके बाद हमारा कच्चे माल की आपूर्ति के अंतर्गत जो है कोयला, बिजली, लोह अयस्क, चूने का पत्थर, मैग्नीज का आया है। तो देखिए सबसे पहले आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है और ये निजी है, यानी ये निजी है। और इसमें जो है कोयला जो है झाड़िया में उपलब्ध है, और यहाँ लोहा अयस्क जो है मयूरभंज में है, और चूने का पत्थर जो क्यूझर में है, और मैग्नीज जो है सिंहभूमि में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके पश्चात आता है इंडियन आयरन एंड स्टील इसको, यानी ये जो है बर्नापुर में है और ये सार्वजनिक है, यानी इसको जो है सार्वजनिक है, यानी ये लिमिटेड है। कहते हैं अगर हम लोग की बात करें तो झाड़िया, दामोदर घाटी, अगर दूसरी की बात करें तो सिंहभूमि, मयूरभंज, और उसकी बात करें तो क्लोझर और सिंहभूमि में मिलता है। अगर हम तीसरी बात करें तो जिसमें शिवसरैया भद्रवती, ठीक है, शिवसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है भद्रवती में स्थित है, यानी शिवसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जिसको BISL के नाम से जाना जाता है, वो भद्रवती में है, और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर हम कोयला और पावर की बात करें तो शरावती परियोजना के अंतर्गत आता है। उसका केमामांस, गुड्डीज, बंडगुड्डा और चित्रदुर्गा और जो है शिवमोगा के में आता है ये। उसके पश्चात आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यानी HHL। ये जो है रायकेला में है और ये सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर हम इसके मिनरल्स की बात करें तो पहला मिनरल जो है बोकारो, झाड़िया, हीराकुंड परियोजना में है, दूसरा जो है सुंदरगढ़ में क्लोझर के अंतर्गत है, और तीसरा जो है पुमा पानी, और चौथा जो है बड़ा जमोदा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पाँचवें अगर बात करें तो हिंदुस्तान भिलाई स्टील लिमिटेड, यानी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यानी HSL, जो कि भिलाई में स्थित है, यानी हिंदुस्तान लिमिटेड जो है भिलाई में स्थित है, और ये कंपनी जो है सार्वजनिक है। अगर पहले मिनरल्स की बात करें हम तो ये कारगिल करोबा में है, और दूसरी की बात करें तो दिल्ली से राज्य हैरा में है, तीसरी जो है नंदनी में है, और चौथा जो है बालघाट में स्थित है। अगर हम 6वें पॉइंट की बात करें जिसमें हिंदुस्तान लिमिटेड HSL आता है, जिसमें दुर्गापुर में इसको स्थापित किया गया है, और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर पहले मटेरियल की बात करें तो झाड़िया दामोदर घाटी में मिलता है, दूसरा जो है बेलागीरा में, क्लोझर में मिलता है, तीसरा जो है बीर मित्रपुर में मिलता है जो सुंदरगढ़ जिले में आता है, और जमादा झोलर जिला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है चौथे मिनरल्स के लिए। उसके पश्चात आता है भारत लिमिटेड कंपनी, यानी BSL, जो कि बोकारो में स्थित है, और ये कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसके जो पहले मिनरल जो है झाड़िया में मिलता है, उसके बाद दूसरा मिनरल जो है करीवीरू में मिलता है, पालूम में मिलता है तीसरा, और चौथे का इसमें नहीं मिलता, चौथा है नहीं इसके अंतर्गत। उसके पश्चात अगर हम बात करें 8वां पॉइंट जिसमें SSP आता है, जिसको सलेम में स्थित किया गया है, और ये भी सार्वजनिक क्षेत्र ही है,
और इसका पहला मटेरियल जो है नवेली में मिलती है, दूसरा सलेम ज़िला में, तीसरा सलेम ज़िला में ही मिलता है, चौथा भी सलेम ज़िला में ही मिलता है। उसके बाद अगर हम 9वें पॉइंट की बात करें, इसमें BSL है जो कि विशाखापट्टनम में मिलता है और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी है। और इसका पहला मटेरियल जो है दामोदर घाटी, दूसरा जो है बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में, तीसरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य एवं मध्य प्रदेश में मिलता है और उसके बाद चौथा जो है बालघाट में मिलता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए इसका और भी महत्व तब बन जाता है जब हम इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्षेत्र को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है और इसका जो है सही जो है क्षेत्र कौन सा है। तो ये देखिए, चलिए मैप देखते हैं इसमें क्या दर्शाया गया है। देखिए हमारे समक्ष जो आया मैप आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लौह इस्पात केंद्र जो भारत में स्थित है उसके बारे में दर्शाया गया है। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ही क्षेत्रों में जो है ये जो है लौह इस्पात उद्योग केंद्रित है। अगर हम देखें तो इसमें सलेम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद भद्रवती आती है, उसके बाद जो है सलपोट आता है जो एक ही राज्य में स्थित है। उसके पश्चात अगर देखें तो हम भिलाई में भी देख सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग जो है लगाई गई है। उसके बाद रायलकोयला में, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में, बोकारो में, हीरापुर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर जो है लौह इस्पात केंद्र स्थापित है और इसकी महत्वता को जाने बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने जो है लौह इस्पात केंद्र के विषय में हर एक पहलू पे, हर एक लौह इस्पात के विषय में जानकारी प्राप्त किया, जानने की कोशिश किया और महत्वपूर्ण भी था। अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप शेयर करके ही जो है तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो और हेल्प करने के लिए संकोच होने की आवश्यकता नहीं है, जो है खुले दिल से करने की आवश्यकता है। कहते हैं जो चीज़ अच्छा लगे उसको शेयर करना चाहिए, ठीक है, इससे दूसरे बच्चे तक भी ये पहुंच जाए, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को बाद में रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा, कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। अगर होम पेज रहेगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको होम पेज भी मिलेगा जहाँ पर सारे वीडियो है। यहाँ पर 8 से लेके MA तक बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है। सिलेबस के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत या क्लास के अंतर्गत वीडियो भी प्रावधान है जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट को अवश्य देखिए, वहाँ पर सारे टॉपिक आपको मिलेगा। कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ विचार है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ बेकार लगा, कुछ भी अगर आपके मन में चल रहा है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए।